तो सत्ता की शुरुआत उसे एक बयान से जिसने कपकपाती ठंड के बीच सियासत का अलाव जला दिया है। हमारे नेता इस बयान में अपने रिएक्शन के जरिए राजनीति को और गर्म करने में लगे हुए हैं। यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का है। मोहन भागवत ने कल आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने देश के विकास, राजनीतिक, सामाजिक समेत कई मुद्दों पर अपनी बात कही, लेकिन बहस के एक ही मुद्दे पर अब इसको लेकर के छिड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, खुद को दूसरों से बड़ा साबित करने की होड़ नहीं होनी चाहिए। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये भावना सही नहीं है। भागवत का ये बयान अब मुद्दा बन चुका है। ओवैसी समेत सभी बीजेपी विरोधी दल मोहन भागवत पर हमले कर रहे हैं। पहले आप ये सुन लीजिए कि मोहन भागवत ने कहा क्या, फिर आपको बताएंगे कि विवाद किस बात पर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। अब इस पूरे बयान से सिर्फ एक हिस्सा निकाला गया, जिसमें मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत, ये सब छोड़ना पड़ेगा। पूरे इंटरव्यू के इसी हिस्से पर पूरा विपक्ष लाल है और मोहन भागवत पर हमलावर है, लेकिन मोहन भागवत पर सबसे शार्प अटैक एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मोहन भागवत ने इसके अलावा जनसंख्या दर को काबू में लाने की बात भी कही। साथ में यह भी जोर दिया कि वो जो कह रहे हैं वो सबको पता है, उन्हें किसी का विरोध नहीं करना है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और पूछा कि मोहन भागवत को यह अधिकार किसने दिया कि वो मुसलमानों की नागरिकता पर अपनी शर्तें लगाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमले करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं। दिन में ट्वीट करने के बाद ओवैसी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन भागवत पर हमला किया और यह भी कहा कि मुस्लिम खुद को सुप्रीम नहीं मानते हैं, बल्कि संघ आर्य सुप्रीमेसी की बात करता है। कि मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और एक ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। आप इंसाइट कर रहे लोगों को। और जनसंख्या को लेकर आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। जो बात सबको पता है वो हम खुली कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं। हमको किसी का विरोध नहीं करना, किसी का वैर नहीं करना। जन्म दर की बात नहीं है इसमें, मतांतरण और घुसपैठ, इससे ज़्यादा असंतुलन होता है। उसको चेक करने से वो असंतुलन नष्ट हो जाता है, ये भी हमने देखा है। इसलिए जनसंख्या नीति में ये संतुलन रहना, और जहाँ ये नहीं है वहाँ वो जन्म दर के कारण बहुत कम रहेगा, ये बाकी बातें रहेगी, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये उसका इम्पोर्ट है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि मोहन भागवत मुस्लिमों के बारे में कुछ बोलें और उस पर सिर्फ ओवैसी ही रिएक्ट करें। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। आलोचना करने की इस रेस में बीजेपी का विरोध करने वाले सभी दल हैं, लेकिन बयानों की बॉल सियासी पिच पर टर्न भी कर रही है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संघ प्रमुख के बयान का स्वागत भी किया है, जबकि नेता सियासी स्वादानुसार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान स्वागत योग्य है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मोहन भागवत साहब ने ये जो बयान दिया है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और इसकी वजाहत भी करते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दूसरे हमवतनों के साथ मिलकर खुशी के साथ मसरत के साथ रहता है। न उसे कोई डर है, न खौफ है और न वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफरत के हालात है यहाँ पर। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। मोहन भागवत हो या कोई भी हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों जागीरदारों में जो बौखलाहट है, घबराहट है, हताशा है, निराशा है, उसका मुख्य कारण यही है कि अब वो जो हावी होने की जंग है वो नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा आगे बढ़ रहा है। मेरा उनको एक ही मशवरा है कि वो किसी के सुप्रीमेसी की बात ना करें और अपनी सुप्रीमेसी भी छोड़ दें। माहौल मोहब्बत का बनाएं। जहाँ तक मोहन भागवत जी के बयान का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये अलावा स्टंट के और कुछ नहीं। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने एक बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। वैसे इस तरह के रूटीन राजनीतिक रिएक्शन के अलावा अगर मोहन भागवत के बयान को बहुत ध्यान से देखें तो उन्होंने जो बातें मुस्लिम समुदाय के लिए कही हैं वही बातें हिंदुओं के लिए भी कही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिमों को यह विचार छोड़ना पड़ेगा कि हम फिर से राजा बने, हम सही हैं, बाकी गलत हैं, हम अलग ही रहेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा। यही बात उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कही है और ये भी जोड़ा कि कोई कम्युनिस्ट है तो उसे भी ये अलग रहने वाली सोच छोड़नी होगी। लेकिन आजकल किसी के भी पूरे बयान वायरल नहीं होते हैं, उसके छटे हुए हिस्से ही प्रचारित किए जाते हैं और पूरी पिक्चर कहीं खो जाती है। हालांकि सत्ता में हम अपने न्यूज़ मित्रों को हमेशा संपूर्ण राजनीतिक पिक्चर ही दिखाते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से आरएसएस ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों के बीच वो अपनी पहुंच को बढ़ाए। पिछले साल संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में कई मुस्लिम स्कॉलर से मिले थे। संघ प्रमुख से मिलने वालों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व कुलपति जमरुद्दीन शाह। पिछले साल सितंबर में ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में एक मदरसे का दौरा भी किया था, जहां कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मोहन भागवत ने यहां पर बच्चों के साथ में मुलाकात भी की और उनके साथ में जय हिंद के नारे भी लगवाए। इसके अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए मुस्लिमों को संघ के करीब लाने की लगातार कोशिशों में लगे रहते हैं। संघ पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में मौजूदा वक्त में संघ अपने खिलाफ प्रचारित किए गए प्रोपेगेंडा और भ्रम को दूर करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि वो एक धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है, जिसके लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। खुद मोहन भागवत कई बार ये साफ कर चुके हैं कि संघ मुस्लिम विरोधी नहीं। राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। ये सब लोग हमारे अपने हैं, भारत के हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो आसान सवाल पहले करते हैं, बाद में कठिन सवालों को हाथ लगाते हैं। वैसे पहले जो जानते हैं कि हम हिंदू हैं उनका हम संगठन करेंगे, लेकिन वो इनके खिलाफ नहीं करेंगे, इनके लिए करेंगे। ये वास्तव में हिंदुत्व है।
हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। दरअसल संघ और बीजेपी अब नए सिरे से मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार से लेकर संघ के स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान को भी इसी के तहत देखा जा रहा है। हालांकि एक और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिमों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछले कुछ समय में आक्रामक हुए हिंदू समाज का बचाव भी उन्होंने किया। उन्होंने पांचजन्य के इसी इंटरव्यू में कहा कि जहां तक हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही है। अब विदेशी नहीं पर विदेशी प्रभाव है, विदेश से होने वाले षड्यंत्र हैं। इस लड़ाई में लोगों में कट्टरता आएगी, नहीं होनी चाहिए, फिर भी उग्र वक्तव्य आएंगे, लेकिन उसी समय अंदर की कुछ हमारी बातें हैं। श्री राम हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए, उसका आंदोलन चलता है। यानी संघ मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हिंदुओं की भावनाएं भी संघ के लिए प्रायोरिटी पर हैं, प्राथमिकता पर हैं। सत्ता में अब बात करते हैं जोशीमठ की, जिसका दर्द, जिसका गम, जिसका गुस्सा हर रोज TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। TV9 हर विकट स्थिति में जोशीमठ के लोगों के साथ है। हमारी इस मुहिम का असर भी हो रहा है, लेकिन सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि जोशीमठ में अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जोशीमठ भूधसाव की जद में अब पहले से ही है। अब बारिश शुरू होने के बाद लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले जोशीमठ के मुद्दे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात भी की। केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता देने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। फिलहाल आज उत्तराखंड सरकार की ओर से जो मदद का ऐलान किया गया, उस पर तमाम तरह से सवाल उठ रहे हैं। आज आसमान से जोशीमठ का दर्द देखने वाली सरकार की ओर से प्रभावित परिवार के लिए मदद का ऐलान किया गया। 53 प्रभावित परिवारों को चुना गया, जिन्हें 5,000 रुपए हर महीने देने की मदद का ऐलान किया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा कि आखिर 5,000 रुपए में एक परिवार क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे पूरे महीने चावल, दाल, रोटी, दूध का इंतजाम करेगा। TV9 ने भी लोगों के आक्रोश को पूरे देश तक पहुंचाया, जिसके बाद 5,000 की फौरी मदद देने वाली सरकार को शायद लोगों की पीड़ा का एहसास हुआ। पीड़ित परिवारों के तुरंत शिफ्ट करने पर फौरन 50,000 रुपए देने का उसके बाद ऐलान किया गया। ये तो ठीक उसी तरह है जैसे किसी को गहरा जख्म हो गया हो, जख्म से लगातार खून रिस रहा हो, उसे सर्जरी की जरूरत हो और इलाज के नाम पर बैंडेड दे दिया जाए और कहा जाए इसी से काम चलाइए, वो भी उसकी तरफ से जो कोई ना कहीं जख्म के लिए खुद जिम्मेदार है। सरकार की लापरवाही और जोशीमठ के दर्द की कहानी यहां के लोगों की जुबानी सुनिए और सोचिए आखिर जोशीमठ के साथ क्या हो रहा है। सरकार एक भद्दा मजाक उनके साथ कर रही है। थोड़ा सा राशन का मरहम लगाकर इनके साथ मजाक कर रही है और बदले में अपनी पीठ थपथपा रही है। ये हमारा सिर्फ एक मजाक बना के रख लिए। इतना राशन आप गढ़वाल में हैं, इतना राशन तो धामी जी तो गढ़वाल के हैं, इतना राशन तो हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, इतना हम महीने के उनको भोग लगाते हैं, जितना का ये हमें दे रही हैं। ये तो हमारा सरासर मजाक बना के रख रखा है सरकारों ने। यहाँ हमारा खर्चा 15-20 हज़ार में नहीं चल रहा है, तो 4-5 हज़ार तो हमारा रेंट का कमरा ही होगा। फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या, ये भी तो सोचना चाहिए। छत हमारे ऊपर नहीं है। महीने का राशन इतना नहीं होता है, ये इसका हाफ कर लो तो 2 दिन में चावल, मतलब 1 दिन का टाइम बना जाएगा। ये तो बच्चों को खाना भी मुश्किल है, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो सरकार का जो 2 दाना चावल तो हमने खाना नहीं है, खाना तो नहीं है, तो जैसे सरकार आज हमारे लिए 2 दाने चावल से हमारा टाइम पास कर रहे हैं, तो वैसे ही हम भी अपनी मकान की पत्थर
और गिट्टी और रेता सीमेंट जो कुछ भी था वो वैसे ही हम भी हिसाब लेंगे। 5,000 में क्या होता? ये राशन दे रखा कि राशन किस में बनता है? गैस तो नहीं है ना। ये 5,000 का हम क्या करेंगे? 100 ग्राम मीटर में क्या होगा? 1 किलो तेल में क्या होगा? कहाँ से लेंगे? कितने चलेगा? इतने टाइम हमारे परिवार 6 टाइम एक ही टाइम में खाते हैं। तो अथाह पीड़ा है, असहनीय दर्द है। किसी को कड़ाके की ठंड में अपना घर छोड़कर खुले आसमान में रहना पड़ रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी परेशान हैं। और सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सरकार के इस रवैये पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहले सिर्फ 5,000 की मदद का ऐलान किया गया। TV9 ने सवाल उठाया तो 50,000 की मदद का ऐलान कर दिया गया। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पहले टूटे घरों के लिए 1,30,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया। अब बढ़ाकर राशि 1.5 लाख रुपए की गई। एक सवाल यह भी है कि 2 हफ्ते से आपदा की जांच हो रही है, लेकिन असली कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। यह भी पता नहीं चल पाया है कि आपदा मानव निर्मित है या कुदरती है। पहले कई घरों को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अब सिर्फ 2 होटल्स की बात हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मिले। TV9 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा कि हमारा प्रदेश आपदा से हमेशा ही जूझता रहता है। ऐसी स्थिति नहीं है, पूरे देश भर के लोग यहाँ आते हैं, आस्था पूरी दुनिया की यहाँ पर है। तो स्थिति आई है और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे बरुणावत पर्वत के समय में पूरे उत्तरकाशी में आ गई थी, केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई थी, अभी धारचूला में आपदा आई थी, अनेकों स्थानों पर आपदा आती है और धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होंगी। और हम यहाँ भी भगवान से प्रार्थना करते हैं बद्री विशाल से कि यहाँ की स्थिति भी सामान्य। बद्रीनाथ को जो मुआवजे को लेकर सर विवाद हो गया है। लोग कह रहे हैं बद्रीनाथ की तर्ज पर हमें 6 गुना मुआवजा दिया जाए, उसको लेकर सरकार ने इनकार कर दिया। क्या मोटिव, क्या इंटेंशन, क्या अनाउंसमेंट करना चाहिए? सरकार ने कोई इनकार नहीं किया है। जो सबसे अच्छा मुआवजे का प्रावधान हो सकता है वो प्रावधान हम करेंगे। पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है, राज्य की भी और केंद्र की भी। जोशीमठ के लोगों का दर्द है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की अपनी दलील है, जो इस हालात में किसी के गले नहीं उतर रही है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने TV9 से बात की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता। जोशीमठ में उत्तरकाशी के वरुणावत की तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा। किराए के घर में जाने वालों को 6 महीने तक 4,000 की मदद दी जाएगी। ये भी बताया कि जोशीमठ में 723 मकानों में दरार है। अब सहमति देने पर ही मकानों को तोड़ा जाएगा। 131 परिवारों के 462 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में भेजा गया है। जमीन से पानी का रिसाव लगातार घट रहा है। सबसे अहम बात, 7 जनवरी के बाद दरार नहीं बढ़ी। 1.5 लाख रुपए देने का डिसीजन होने के बाद पुराने डिसीजन 5,000 का क्वेश्चन पूछना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो ये 1.5 लाख घर के बदले है या फिर फौरी राहत के तौर पर है? ऐसा तो नहीं कि घर वाले पैसे में से काट लेंगे और ये पैसा देकर आप कह रहे हैं इसमें से खर्चा कर दीजिए और वो इस पैसे में से खर्चा कर ले, कल को घर बनाना हो तो उनके पास पैसा नहीं होगा। फिर 50,000 फौरी राहत है और 1 लाख रुपए मकान की जो कॉम्पनसेशन पैकेज डिसाइड होगा उसमें एडजस्ट किए जाएंगे। उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड के तर्ज पर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बद्रीनाथ के तर्ज पर नहीं दिया जाएगा। बद्रीनाथ में पैकेज दूसरा था, वो पुनर्विकास योजना है। वहाँ मार्केट रेट के 6 गुना पैसे दिए गए थे और यहाँ पर मार्केट रेट के 6 गुना पैसा देने का कोई इरादा नहीं। ठीक है सर। वैसे उत्तराखंड की सरकार को ये बताना चाहिए कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1.5 लाख रुपए में किसी का मकान बनाकर देती। फौरी राहत देने वाली सरकार भले ही दर्द पर फौरी दलील दे रही है, लेकिन दूसरी ओर मौसम लगातार रौद्र रूप धारण कर रहा है। जोशीमठ में मानो दर्द का सैलाब आया हुआ है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आने वाले वक्त में जोशीमठ में क्या होने वाला है। कुदरत के इस क्रोध का अंजाम क्या होगा? जिस तरह मौसम विभाग की ओर से आशंका जताई गई थी, उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। हल्की बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के आसपास बर्फबारी देखने को मिली है। हेमकुंड साहिब के पास भी मौसम बिगड़ा हुआ है। केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में 48 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 10 mm से 20 mm तक की ये बारिश का अलर्ट है। बारिश के बाद जोशीमठ में भूस्खलन का भी डर जो है वो जताया जा रहा है। भूस्खलन के बाद दरार वाले मकानों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बारिश होगी तो वो दरारें चौड़ी होंगी। भूस्खलन के बाद जोशीमठ के लोगों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। शाम रात से दिन से एक्टिविटी हो जाएगी करीब जो है,
तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर के बीच में जो है वो रेंस होंगी। तो उसमें जैसे जोशीमठ है वहाँ भी कुछ दिक्कतें आजकल है, जो धसाव का जो केस चल रहा है, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि जोशीमठ में भी करीब 10 mm के आसपास जो रेनफॉल है वो मिलेगी आज भी। कल जब जाएंगे तो मैं कहूँगा थोड़ा उसका अमाउंट बढ़ेगा, तो 10 से 20 के बीच में वो रहना चाहिए। तो मॉडरेट तक की रेंज जो है करीब करीब वो कल थोड़ी मिल सकती है। तो जोशीमठ के हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के लगभग 12 प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों ने आज से 22 साल पहले यानी साल 2001 में GIS के जरिए की गई स्टडी उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। जोशीमठ सहित पूरे चारधाम और मानसरोवर यात्रा मार्गों को कवर करने वाले क्षेत्र का मानचित्रण किया गया था। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली के जिला प्रशासन को भी ये रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट में जोशीमठ के 124.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भूस्खलन की संवेदनशीलता के हिसाब से 6 हिस्सों में बांटा गया था। जोशीमठ के 99% से अधिक हिस्से को जोखिम के अनुसार दिखाया गया था। जोशीमठ में 39% हिस्सा उच्च जोखिम क्षेत्र का है, 28% मध्यम जोखिम क्षेत्र का, 29% कम जोखिम क्षेत्र में रखा गया। बाकी लगभग 4% को सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया था। सोचिए कि ये रिपोर्ट केदारनाथ त्रासदी से 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद तमाम सरकारें आईं, तमाम अधिकारी प्रमोशन पाकर जूनियर से सीनियर होते चले गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया और समस्या लगातार लापरवाह अधिकारियों के पे पैकेज और कुंभकर्णी नींद की तरह विकराल होती चली गई। हालात सिर्फ उत्तराखंड के जोशीमठ के बिगड़े नहीं है, दूसरे इलाकों में भी दरार संकट देखने को लगातार मिल रहा है। यह वजह यही है कि पहाड़ तोड़ निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का दंश रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव झेल रहा है। गांव में घरों में दरारें आ गई हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं तो कई दूसरे घर धंसने की कगार पर हैं। ग्रामीणों में दहशत है, लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि गांव के नीचे टनल निर्माण की वजह से घर जमींदोज हो रहे हैं। कभी इस गांव में 35 से 40 परिवार रहते थे, अब सिर्फ 15 से 20 परिवार ही रह रहे हैं। ग्राम मरोड़ा में जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का वितरण शीघ्र ही किया जाएगा, जिसकी डिमांड भेज दी गई है और जैसे ही मुआवजा प्राप्त होता है उसको वितरित करेंगे। इन द मीन टाइम जहाँ जहाँ लोगों के लिए शेड्स बने थे उनमें और सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि सुविधाएं दी जाएँ, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी और निर्देशित किया गया SDM को रुद्रप्रयाग को कि तत्काल जाकर उसको व्यवस्थित करें। रेल प्रशासन ने कोई भी हमारे लिए कोई मुआवजा घोषित कर रखा है, अभी तक दिया नहीं। किसी भी लोगों को कहा कि हम किराया देंगे, ना तो किराया मिल रहा, 3 महीने से किराया भी नहीं मिल रहा है। जो 3 शेड बने हैं ये तो सारे बंदरों ने क्षतिग्रस्त कर दिए, ना वहाँ पानी है ना बिजली है। गांव की कंडीशन देख लो किस प्रकार की कंडीशन, सारी दरारें है। आधा परिवार, आधे गांव वाले अभी गांव में विस्थापित है, जो कि कभी भी कुछ भी हानि हो सकती है। गांव में कोई बच्चा दब गया, बूढ़ा दब गया या कुछ, पर प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको बोलें, क्या बोलें, कोई सुनने के लिए कुछ तैयारी नहीं है अभी तक। 21 सितंबर से गांव में दरारें आने शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक इन्होंने एक्सेप्ट कराई नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से ये दरारें आ रही। तब जाके इन्होंने अपने जो प्रशासन, सारा शासन प्रशासन आया, उसके बाद इस गांव के लोगों को विस्थापन की प्रक्रिया न देके बोला चलो इनको मुआवजा देंगे और चलो। अब मुआवजे की प्रक्रिया में क्या हुआ कि आधे लोगों को किराया दिया, आधे लोगों को बोला 3 सेट दे रहे हैं, किसी को 3 सेट दिया नहीं, किसी को गौशाला नहीं दी। कमजोर नजरों पर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी एक स्टडी आई है जिसमें हैरान और परेशान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो डॉक्टर के पास या आई टेस्टिंग सेंटर में गए होंगे, जहां आंखों पर अलग अलग लेंस पहनाकर आपका टेस्ट किया गया होगा। आपको कुछ वर्ड्स दिखाए गए होंगे जिसके बाद शायद डॉक्टर ने आपसे कहा होगा कि आपकी नज़र कमज़ोर है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पास की नज़र कमज़ोर है और उन्हें फ़ौरन चश्मे की ज़रूरत है। इसे लेकर एम्स से जो रिपोर्ट सामने आई है उसे आज आंखें खोलकर देखना चाहिए। एम्स की रिसर्च में पता चला है कि भारत में करीब 50 करोड़ लोग जो हैं उनकी जो पास की नज़र है, नज़दीक की नज़र है, वो कमज़ोर है। सोचिए 50 करोड़ लोगों की। इसके अलावा 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों जो 27 करोड़ हैं उनकी आंखें भी कमज़ोर हैं। यही नहीं, 15 साल से कम उम्र के 2 करोड़ बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है। ये भी एक चेतावनी भरी स्टडी है। ट्रक चलाने वाले 60% ड्राइवर्स हैं,
उनकी पास की नज़र कमज़ोर है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नज़र कमज़ोर होने के बावजूद ड्राइवर चश्मा नहीं पहनते हैं। सोचिए 60% ट्रक ड्राइवर्स की नज़र कमज़ोर है। सड़क हादसों में ड्राइवर की नज़र कमज़ोर होना एक बड़ी वजह, यह भी इस स्टडी में बताया गया कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी एक बड़ी वजह ड्राइवर की जो नज़र है वो कमज़ोर होती है। एम्स की इस रिसर्च पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जो कहा उसे भी गौर से सुनिएगा। 90s में तो क्या होता था, बच्चों को अलाउ कराया जाता था कि ग्राउंड में जाएं, फील्ड में खेलते थे तो एक पूरी कंप्रहेंसिव होलिस्टिक ग्रोथ होती थी शरीर की, और आंख भी उसका पार्ट है। अब क्या हो गया है कि हम लोग सारे डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटर के, मोबाइल के, वीडियो गेम के। दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रेस टू द आईज। आउटडोर गेम्स कम होते जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम होती जा रही है। आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली इफेक्टिंग द आईज। जनरलाइज ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ कम होती जा रही है। कि पहले हमारे देश में लोग खेलते भी थे। आपको बैलेंस बनाना है, आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। आपको एक बैलेंस बनाना है कि आप खेलो भी और पढ़ो भी। तो वो खेलो कूदो जो है अब केवल वीडियो गेम पे रह गया है या नेट पे रह गया है, उसकी वजह से हो रहा है। एम्स के कार्यक्रम में जिन आंकड़ों पर फोकस था उनमें सबसे बड़ा दावा यह कि भारत के 60% ड्राइवरों की देखने की क्षमता, ट्रक ड्राइवर्स की देखने की जो क्षमता है वो कम है और इसकी वजह से कई सड़क हादसे भी होते हैं। 19 दिसंबर 2022 को TV9 भारतवर्ष के रोड टू सेफ्टी समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसी से जुड़ी एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि वो भी साल 2004 में एक सड़क हादसे में बाल बच गए थे। उनकी कार के ड्राइवर की नज़र कमज़ोर थी, उसे मोतियाबिंद की समस्या थी। देखो ये टायर वाले, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ पता है? मेरा एक्सीडेंट हुआ 2004 में, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ। मैं लीडर ऑफ ऑपरेशन था महाराष्ट्र में, सामने पुलिस सायरन बजा रहा था। उसके बाद एक कमांडो की गाड़ी थी, बाद में मैं था, मेरे बाद 3 स्पेयर गाड़ी थी, मेरे पीछे और 2 पुलिस की गाड़ी थी। और वेल डिसिप्लिन मेरा एक्सीडेंट हुआ नागपुर से रामटेक रोड पर, नेशनल हाईवे पर, क्योंकि मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था। अब मैं क्यों इनका धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मेरी एम्बेसडर गाड़ी लाल रेड लाइट की उस समय थी, पूरी कट कर हम पूरी आधी कट जाती। मैं इसलिए बच गया कि वो ट्रक के पीछे में एक टायर था। उन्हें लिखते बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला वगैरह, वैसे उसके बाजू में एक स्टेपनी थी और वो स्टेपनी ने मेरी जान बचाई। अगर वो स्टेपनी नहीं होती तो मेरी पत्नी, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ड्राइवर सब कट जाते। लोग बोलते तुम बचे कैसे गाड़ी की तरफ देखकर।